नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर पर भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। विदेश मंत्रालय ने अनुच्छेद 370 में बदलाव को बताया भारत का अंदरूनी मामला। कहा, राजनयिक संबंधों में कमी लाने पर पुनर्विचार करे पाकिस्तान। बौखलाहट में पाकिस्तान का एक और कदम, समझौता एक्सप्रेस रद्द किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले का किया स्वागत। कहा, आलोचना ठीक नहीं, लद्दाख को केंद्र शासित बनाने का निर्णय सही। बातचीत के जरिए मामले के समाधान पर दिया जोर। देश के 3 दिग्गज हस्तियां भारत रत्न से सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक नानाजी देशमुख और संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत दिया गया पुरस्कार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया सम्मानित। रोजमर्रा के जीवन में तकनीक के इस्तेमाल पर उपराष्ट्रपति का जोर। इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, देश में अब भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और उपलब्धता जैसी चुनौतियां। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन रात 8 बजे करेंगे संबोधित। राज्यसभा टीवी पर देखिए विशेष प्रसारण। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जो कि जुड़ी है अनुच्छेद 370 के खत्म होने से जुड़ी हुई। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अनुच्छेद 370 भारत का अंदरूनी मामला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संविधान में फेरबदल भारत का अंदरूनी मामला है। भारत ने पाकिस्तान से राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड करने को लेकर निर्णय पर फिर से विचार करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से ऐसा ना करने की बात कही है। भारत ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के मामले में राजनयिक रिश्ते कम करने समेत एक तरफा कार्रवाई करके पाकिस्तान दुनिया को खराब स्थिति दिखाना चाहता है। पाकिस्तान ने जिन बातों का हवाला दिया है उनमें कोई सच्चाई नहीं है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार सरकार और संसद के फैसले जम्मू कश्मीर को विकास के अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता पर आधारित है। संविधान में अस्थायी प्रावधान के कारण राज्य का विकास नहीं हो पा रहा था। अब इन उपायों से सामाजिक आर्थिक भेदभाव भी दूर हो सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत के फैसले से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और राज्य के सभी लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। संविधान में फेरबदल भारत का अंदरूनी मामला है। तो मंत्रालय ने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की पहल को पाकिस्तान नकारात्मक ढंग से देखेगा, क्योंकि वो सीमा पार से आतंकवाद की अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए राज्य के लोगों की भावनाओं का गलत इस्तेमाल करता रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 से जुड़ी हाल की सभी कार्रवाइयां भारत का आंतरिक मामला है। देश का संविधान सर्वोपरि है और रहेगा। खतरे की अफवाह के सहारे इस मामले में दखल देने से कुछ हासिल नहीं होगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के भारत के फैसले के बाद कल भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेजने और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को निलंबित करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान दिल्ली से अपने राजदूत को दिल्ली से
वापस बुलाएगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद फैसला लिया था कि वो भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों में कमी लाएगा। सभी पार्टियों के नेताओं और रक्षा मामलों के जानकार पाकिस्तान के फैसले को बौखलाहट में उठाया गया कदम करार दे रहे हैं और इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होने की बात कही जा रही है। I can simply say that regardless of what Pakistan or any other country says, the Modi's government's approach towards Jammu and Kashmir is one of consistency, conviction and clarity. जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और एक दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बौखलाहट में ये सारे कदम हैं, खुद कंगाल है, जितने कदम उठाएगा और कंगाल हो जाएगा। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने का करने का कुछ नहीं है, तो वो चाहेगा कि अब हवा को गर्म कैसे किया जाए, तो इसलिए वो हवा गर्म करना चाहते हैं, वो कोशिश भी करते हैं। तो जैसे वो हमारा एम्बेसडर को भेजने का सोच रहे हैं, हमें भी हथियार है, ये रिटेलिएशन हम भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। वो अगर ऐसा करे हम भी ऐसा करेंगे। हम तो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर नहीं करते किसी चीज पे। पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते तोड़ने चाहिए थे, हमने तोड़ने चाहिए थे पहले से। हम तो हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है, बढ़ रहा है, वो तो पाकिस्तान की देन है। ऐसे पाकिस्तान से रिश्ते रखने में क्या मतलब था? ये पाकिस्तान का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका रिफ्लेक्शन है ये, क्योंकि पाकिस्तानी नेता लोगों को पाकिस्तान में अपना राजनीति आगे लेने के लिए, राजनीति में बचने के लिए, सत्ता बरकरार रखने के लिए इनको एंटी हिंदुस्तानी स्टैंड लेना होता है। इस माफी की कार्रवाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कई बार हो चुकी है। वास्तव में पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। दूसरा, उन्होंने ट्रेड को भी कैंसिल कर दिया है। ट्रेड बहुत कम थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका भी बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को 2-3 तरीके से होगा। एक, वो अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग करते थे, जिससे पैसा जनरेट करते थे और उसको टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करते थे, उसमें रुकावट आ जाएगी। तो भारत ने जहां पाकिस्तान से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोस्त बदला जा सकता है, लेकिन पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता है। समस्या यह है कि आप दोस्त बदल सकते हैं, मगर पड़ोसी का चुनाव आपके हाथ में नहीं होता है। और जैसा पड़ोसी हमारे बगल में बैठा है, परमात्मा करे कि ऐसा पड़ोसी किसी को न मिले। और इस बीच पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर दिया है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद ने इस बात की आज इस्लामाबाद में घोषणा की। गुरुवार को समझौता एक्सप्रेस की आखिरी खेप वाघा सीमा तक आई और वहां से भारतीय ड्राइवर उसे अटारी सीमा पर लेकर आए। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार फिरदौस आशिक अवान और भारत के सिनेमा पर प्रतिबंध की घोषणा भी उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में ना तो कोई भारतीय सिनेमा दिखाया जाएगा, ना ही भारत के किसी नाटक का पाकिस्तान में मंचन होगा। जम्मू कश्मीर के तीनों इलाकों में हालात आज चौथे दिन भी शांतिपूर्ण है। श्रीनगर में कुछ दुकानें खुली और निषेधाज्ञा के बावजूद लोग घरों के बाहर निकले। जम्मू में प्रशासन ने सवेरे 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध में ढील दी। कठुआ जिले में प्रतिबंध पूरी तरह से उठा लिया गया है। जम्मू कश्मीर दौरे पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीनगर में लोगों से मुलाकात कर उन्होंने भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कई इलाकों में धारा 144 भी लागू है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद आज पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने श्रीनगर पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया और श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया।
वापस दिल्ली उन्हें भेज दिया गया। उनके साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कर्ण सिंह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के कदम की आलोचना करने को गलत बताया है। कर्ण सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार के इस अचानक उठाए गए कदम से लोगों को भले ही आश्चर्य हुआ हो, लेकिन इसके कई सकारात्मक पक्ष भी हैं। उन्होंने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने कहा कि हिल काउंसिल ऑफ लेह एंड लद्दाख को बनाए रखना चाहिए, जिससे विधानसभा नहीं होने के बावजूद लोगों की भावनाओं का सम्मान हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधी राष्ट्रपति आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के हिस्सों में धारा 144 लगाए जाने और इंटरनेट फोन सेवाओं पर प्रतिबंध हटाने की मांग से जुड़ी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दायर की थी। याचिका में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को गलत बताया गया है। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि मामले को सूचीबद्ध करने के लिए उचित पीठ के समक्ष इसे रखा जाएगा और उपयुक्त समय पर सुनवाई होगी। खबरों में यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा का इतिहास कहां से शुरू होता है? राज्यसभा का इतिहास 1919 की मोंटेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में निहित है। इसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा कहा जाने लगा। द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का सुझाव किस समिति ने दिया था? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने केंद्रीय संविधान समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने देश की भावी विधायिका की संरचना पर विचार कर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का सुझाव दिया था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में 3 दिग्गज हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया। सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय जनसंघ के विचारक और समाज सेवी नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। इस सम्मान को नानाजी देशमुख के करीबी रिश्तेदार वीरेंद्रजीत सिंह ने लिया। और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रसिद्ध असमिया कवि और संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इस सम्मान को भूपेन हजारिका के बेटे तेज हजारिका ने ग्रहण किया। आखिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार ने 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी 2019 को भारतीय जनसंघ के विचारक नानाजी देशमुख, प्रसिद्ध असमिया कवि और संगीतकार भूपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए भारत रत्न देने की घोषणा की थी। इन तीनों को मिलाकर अब तक 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई। तब मरणोपरांत इसे देने की व्यवस्था नहीं थी। 1955 में जब इसे संशोधन किया गया, तब से लेकर अब तक 13 लोगों को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत दिया जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, राज्यसभा टेलीविजन, दिल्ली। बांग्लादेश के गृह मंत्री असद उज जमा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। दोनों देशों के संबंधों को लेकर भी इस मुलाकात में बातचीत हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति आयोग के अधिकारी भी मौजूद थे। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री के सामने अपनी बातें रखी। Government and the minister came with the view that she wanted to listen to all of us. So I think she spent very good 3 hours listening to all of us. She said right at the beginning that she wants to hear us. I think the industry raised a lot of issues, very frankly. Like what? I think it was... No, I think fundamentally she wanted to hear what should be done by the government to stimulate the economy. And I think the industry raised a number of issues, which is very well known, on liquidity, on things like that. उन्होंने बोला कि जो भी सॉल्यूशन इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए करना है, वो नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद गवर्नमेंट उस पर कुछ विचारधारा करके कुछ ना कुछ उसका आउटकम निकलेगा। और हमने जो सजेशन दिया है प्राइमरली कि अगर हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आधार पर क्या करना है। आज जिस हिसाब से लिक्विडिटी का इशू है, तो पीपल रेज अबाउट इशू अबाउट NBFC, बैंक्स, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, तो सारी चर्चा हुई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज की चर्चा से एक अच्छा आउटकम निकलेगा। राज्यसभा के 5 सदस्यों को लाभ के पद पर संसदीय संयुक्त समिति के लिए निर्विरोध चुना गया है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त समिति में बीजेपी सांसद महेश पोद्दार, TRS सांसद के केशव राव, YSRCP सांसद V विजयसाई रेड्डी, TMC सांसद दोला सेन और BJD सांसद शस्मित पात्रा निर्विरोध चुने गए हैं। संयुक्त समिति में 15 सदस्य हैं। इनमें से 5 राज्यसभा से और 10 लोकसभा से। खबर के मुताबिक लोकसभा से सदस्य चुन लिए गए हैं। समिति के अध्यक्ष पर अभी फैसला किया जाना बाकी है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा को भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया। वहीं उच्च सदन की सदस्य डॉक्टर सोनल मानसिंह को राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति की सदस्य निर्वाचित किया गया है। कांग्रेस सांसद प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा बेंगलुरु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। इसी तरह सांसद कहकशां परवीन को हज समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज 1 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर थे। उन्होंने इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि भारत की संस्कृति धार्मिक सद्भाव और अनेकता में एकता की है और इन मूल्यों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को नई सोच से भारत को 21वीं सदी का नवाचार केंद्र बनाना चाहिए
और इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि महिलाओं की शिक्षा जन आंदोलन बनना चाहिए। छात्रों को देश को सर्वोपरि रखते हुए नए भारत के लिए संकल्पबद्ध निष्ठापूर्वक प्रयास करना चाहिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गुरुवार को इंदौर में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि डिग्री हासिल करने के बाद भी शिक्षण जारी रहता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। Our education system must be redrafted, reoriented in a manner that will really face the challenges of the world, competition of the world. We are living in a LPG, liberalization, privatization, globalization. We cannot live in isolation and have consolation. We have to open up and we have to prepare ourselves to the challenges. Technology is improving, new ideas are coming. New innovations are coming, incubation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, उपलब्धता, समावेशी, सर्वस्पर्शिता, सस्ती कीमत पर उच्च शिक्षा जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सकल पंजीकरण दर में भी कई राज्यों के बीच अंतर देखने को मिलता है और शिक्षा के क्षेत्र में शहर और गांवों, स्त्री पुरुष के बीच अभी भी भारी अंतर है। उपराष्ट्रपति ने इन चुनौतियों के समाधान के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत बताई। उपराष्ट्रपति ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। 65 to 70% of the gold medalists are girls. That's a positive development in the country. We need to encourage this. इसको और भी प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। इस देश का आबादी में 50% महिला है, उनको समुचित प्रातिनिध्य मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम को एक सरकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि धार्मिक सद्भाव और विविधता में एकता हमारी संस्कृति है और राष्ट्रीय एकीकरण के मूल्यों को संरक्षित करना देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। पुरुष ये भेदभाव, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। वी मस्ट पुट एन एंड टू दिस डिस्क्रिमिनेशन। नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऑल आर वन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन एंड रीजन। अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, एंटायर इंडिया इज वन। वी आर ऑल इंडियंस। हम सब लोग भारतीय हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, men, women, all these are for other things, but as a society is concerned, we must treat all people together. उपराष्ट्रपति ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी गंभीर होने को कहा। उन्होंने कहा कि पानी की कमी कई जगहों पर दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, इसलिए जल संचय पर जोर दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कई छात्रों को सम्मानित भी किया। इंदौर से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। गुजरात और तमिलनाडु के राज्यपालों ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उपराष्ट्रपति से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी आज उपराष्ट्रपति से उनके आवास पर मुलाकात की। तमिलनाडु के राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को पुष्पगुच्छ समर्पित कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये संबोधन अब से कुछ देर बाद विशेष प्रसारण के जरिए 8 बजे से होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला संबोधन है। प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण आप राज्यसभा टीवी पर भी देख सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।